प्लीज़ मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए भगवान। मैं बहुत परेशान हूँ भगवान। 5 साल हो गए हैं उन्हें मुझे छोड़कर गए हुए। मैं आज भी उन्हें बहुत याद करती हूँ भगवान, और मेरा पूरा भरोसा है कि वो भी मुझे बहुत याद करते होंगे। बस भगवान अब आप कृपा कर दीजिए, उन्हें मेरे पास वापस भेज दीजिए। अगर हमारे प्यार में सच्चाई रही हो तो प्लीज़ भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ उन्हें मेरे पास वापस भेज दीजिए। मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए। ऐसा ना करो। दुल्हन अपने पापा से बोलो ना कि कुछ पैसे दे दे। मेरे पति की जान का सवाल है दुल्हन। अरे माँ, क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रही हैं? और पिताजी की जान का सवाल है, हुआ क्या है माँ? बताओ ना। अरे बेटा, वो तुम्हारे पिताजी है ना, वो सरपंच साहब की गाय भैंसों की भी देखभाल करते थे। उसी में से एक भैंस ने उन्हें बहुत ज्यादा मार दिया है। तुम्हारे पिताजी घायल हो गए हैं, गांव के अस्पताल ले गए हैं उन्हें, और वो गांव के अस्पताल वाले उन्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल में रेफर करने की बात कर रहे हैं। बहुत पैसा खर्च होगा। मैं बहू से कह रही हूँ कि बहू अपने सरपंच जी के यहाँ से, अपने पिताजी के यहाँ से कुछ पैसे मंगा ले, तो बहू तैयार ही नहीं हो रही है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। माँ, आप चिंता मत करो। बेटा, अगर तेरे बापूजी को कुछ हुआ ना, मैं भी नहीं रह पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। हाँ। कितना भी कुछ भी हो, मेरा सुहाग है वो। अरे सरपंच साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। सरपंच जी, मेरे पिताजी को बहुत जरूरत है रुपयों की। आप प्लीज प्लीज कुछ इंतजाम कर दीजिए। पापा, आप इन लोगों के ऊपर 1 रुपया भी नहीं खर्चा करेंगे। वैसे भी वो बुढ़ा कितना ही दिन जिएगा। ये बुढ़िया बेकार में परेशान है और सबको परेशान कर रही है। अरे उम्र हो गई है इन लोगों की, कितना साल ही चलेंगे। मैं तो सोच ही रही थी जल्दी ऊपर सर के। अच्छा ही है, बुढ़ा मर जाए, बुढ़ा के पीछे बुढ़िया भी मर जाए, छुट्टी मिले मुझे दोनों से। बस रति बस, ये मत भूलो, तुम्हारी और मेरी शादी की वजह ही मेरे मम्मी पापा है। समझ में आए तुम्हारे? और इनके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। पूरे गांव में ये उल्टी सीधी बातें जो तुम मेरे खिलाफ फैलाती रहती हो ना, सब सुनकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ मैं, पर अपने माँ बाप की बेइज्जती ना बिल्कुल नहीं सहूंगा। अरे तो शादी की वजह है तो क्या इन्हें सर पर बिठा लूं? हो गए शादी के 5 साल, अभी तक ना बुढ़िया मरी ना बुढ़ा। और जब होता है तब तुम इन लोगों के नाम पर मेरे पापा से पैसे मांगते रहते हो। अरे कोई खजाना भी होगा वो भी खाली हो जाएगा। तुम्हें लगता क्या है मेरे पापा के पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है? नहीं देंगे वो कोई पैसे, मर जाए वो बुढ़ा, मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है फिर, अगर ऐसा ही है ना तो मत दो तुम लोग पैसे। ठीक है फिर, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हें तलाक दे दूंगा। अगर मेरे माँ बाप ही जिंदा नहीं रहेंगे तब फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा? तुम्हारी मेरी शादी की वजह मेरे मम्मी पापा है, और अगर ये नहीं है तो फिर ये रिश्ता भी खत्म। धमकी किसे दे रहे हो? तुम्हारे साथ रहकर मुझे सुकून ही क्या मिला है? हाँ, रुपए पैसे धन दौलत कुछ तो था नहीं। सरकारी नौकरी वाला लड़का देखकर मेरे पिताजी ने तुम पर इन्वेस्टमेंट किया था पैसों का, कोई हल नहीं निकला। जब तक मेरी तुमसे शादी हुई तब तक तुम भिखारी बन चुके थे, भिखारी। और भिखारी के यहाँ शादी करके मैंने कोई एहसान तुम लोगों पर किया है, तुम लोगों ने एहसान मुझ पर नहीं किया है, समझ में आई? और वैसे भी तुमसे शादी करके मुझे कोई सुख नहीं मिला, न रुपए पैसे धन दौलत का और न ही औलाद का। हरदम जो तुम मुझे ये औलाद के ताने देती रहती हो ना, इसके खिलाफ मैं कोर्ट में केस भी कर सकता हूँ। जो तुम मेरे नाम पर यहाँ गांव वालों को भड़का रही हो, गांव वालों में मेरी इज्जत खराब कर रही हो। रति बेटा, मुझे लगता है कि अब इस गौतम के पास कुछ नहीं बचा है, और यहाँ तेरा रहना फिजूल बात है। चल तू मेरे साथ, हमें तुझे यहाँ नहीं रखना। मैं तेरी शादी कहीं दूसरी अच्छी जगह करवा दूंगा, किसी लायक लड़की से, इस तरह से भिखारियों से नहीं। चल तू यहाँ से। सरपंच साहब, मेरे पति का क्या, उनके इलाज का क्या? रति मेरे घर की बहू थी, इसी नाते कम से कम मेरे पति के इलाज के लिए 60 लाख रुपए दे दीजिए। शर्म तो आई नहीं बुढ़िया? अब तेरे घर की बहू नहीं है मेरी बेटी, तेरा बेटा मेरी बेटी को क्या क्या धमकी दे रहा है, गांव में उसकी बदनामी करवाएगा। मुझे अपनी बेटी को यहाँ रखना ही नहीं है। रह तू अपने बेटे के साथ और करवा अपने पति का इलाज, या मर जाने दे उसे। वैसे भी कीड़ों मकोड़ों का काम ही होता है पैदा होते ही मर जाना, और फिर उस बुढ़े ने तो काफी जिंदगी जी ली है। अब चिंता न करो माँ, पापा का इलाज मैं करवाऊंगा। मैं ये अपना ये घर बार सब कुछ बेच दूंगा माँ, पर पापा का इलाज करवाऊंगा मैं। आप और पापा को मेरे रहते कुछ नहीं हो सकता माँ, आप लोग चिंता ना करो। ये सब बेचकर हम अपना कहीं और चले जाएंगे। वैसे भी माँ, अब इस गांव में हमारा कुछ रह नहीं गया है। जहाँ भी हम निकलते हैं हमारी बेइज्जती ही होती है, और इस सरपंच के रहते इस गांव में रहना हमारा नामुमकिन सी बात है माँ। इसलिए आप चिंता मत करो, जितनी भी गाय भैंसे जो भी हमारे पास है और जो भी ये घर है, सब कुछ बेचकर मैं पापा के इलाज में लगा दूंगा, और नए सिरे से किसी और गांव में जाकर हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे माँ।
गौतम के बापूजी, 2 रोटी और बना दूं क्या? खा लीजिए। जब से इस गांव में आए हैं तब से आप कभी ठीक से खाना पीना नहीं खाते। क्या ही खाना पीना खाऊं भाग्यवान, जब मेरी वजह से मेरे बेटे को जिंदगी में इतनी जिल्लतें उठानी पड़ी। क्या ही खाना खाऊं, उसका घर परिवार खत्म हो गया, पत्नी चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या खाऊं मैं, क्या खाऊं? नहीं जी, आपकी वजह से नहीं, गौतम की जिंदगी ना मेरी वजह से बर्बाद हुई है। मैंने अपनी जिद में उसकी जिंदगी बर्बाद की, वरना जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था, आज अगर उस लड़की से उसकी शादी हुई होती तो वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी काट रहा होता। पर मैंने अपनी जिद में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने झूठ बोलकर उसे गाँव बुलाया, बीमारी का झूठा बहाना किया और उस सरपंच के धमकाने पर उसने रति से शादी कर ली और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। रति ने उसे कभी पत्नी का सुख नहीं दिया, हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती रही, गांव में उसकी बदनामी करवाई। उस गांव के लोग उसे कितनी नीचे नजरों से देखते थे। मेरा बेटा अंदर ही अंदर मरता चला गया और मैं ये बात समझ ही नहीं। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू अपनी और भाभी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? अब बता दे अपने माँ बाप को वैभवी भाभी के बारे में और चल अपने वैभवी के पास और अपने बच्चे के पास। मैं तुझे कैसे समझाऊं, और वहां चलकर मैं वैभवी से क्या कहूंगा? इन 5 सालों में क्या किया मैंने? उसे धोखा दिया, किसी और के साथ शादी की, घर बसाया, क्या कहूंगा मैं उससे? वो सब तो तेरी मजबूरी थी यार, वैभवी भाभी समझेगी, वो तुझे माफ कर देंगी। तू एक बार चल तो मेरे साथ। नहीं यार, मैं नहीं चल सकता। मैं अगर वैभवी के सामने ये सब बातें खुली, उसने मुझसे नफरत की, तो मैं उसकी नफरत नहीं झेल पाऊंगा। जिन आंखों में जिंदगी भर से अपने लिए प्यार देखा है और वही देखने की आदत है ना, उन आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख पाऊंगा, कोई गिल्ट नहीं देख पाऊंगा। नहीं होगा मुझसे ये। तो बस उसके बारे में मुझे ऐसे ही बताते रहा कर। अभी भी वो मेरा इंतजार कर रही है। बहुत दुख होता है सोचकर ये कि वो मुझे अभी तक नहीं भूली। तुम्हारा बेटा भी अब तुम्हें याद करने लगा है। वो तो तुम्हें देखा भी नहीं है जब से वो पैदा हुआ है। उसकी भी तमन्ना थी तुम्हारे साथ बड़ा होने की, पर वाह रे नसीब, तुमने अपने आप से सबको दूर कर दिया है। अपने आप को भी खुद से दूर कर दिया है तुमने। वो बाइक पर कौन बैठा है? वो किसका बच्चा है? मेरा है क्या? मेरा बेटा है? रोहन बेटा, जरा यहाँ आना। जी चाचा। ये मेरे भाई का बेटा है। अच्छा, कितने सालों का होगा ये? ये भी लगभग मेरे बेटे के बराबर ही होगा ना? मेरे चिंटू के बराबर ही का ही होगा ना? हाँ, ऐसा ही, इतना ही लंबाई का मेरा चिंटू भी होगा, है ना? बेटा इधर आओ, मैं ना तुम्हें दुकान ले चलूंगा। हाँ, तुम्हें कुछ सामान खरीदवाऊंगा, टॉफी बिस्कुट वगैरह। चलोगे मेरे साथ? नो अंकल, मेरे पापा और मम्मी ने सिखाया है किसी अनजान के साथ कभी भी टॉफी बिस्कुट लेने मत जाना। मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। आई एम सॉरी। रोहन, से सॉरी टू अंकल। मैं नहीं जानता हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे पापा की तरह ही है, मेरे भाई ही जैसे हैं। चलो सॉरी बोलो, तुम्हें इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी चाचू, पर मैं इन्हें नहीं जानता और मम्मी पापा ने कहा है किसी भी अनजान के साथ कभी कहीं मत जाना, तो मैंने इसमें गलत क्या बोला? ये अनजान ही तो है। सॉरी अंकल, अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो, पर मेरे मम्मी पापा ने कहा है कि किसी अनजान के साथ कहीं मत जाना, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे मम्मी पापा के, और बहुत लकी है वो जो उन्हें तुम जैसा बेटा मिला। बहुत लकी है वो। आई एम सॉरी यार, वो क्या है ना कि बच्चों को आजकल ये सब कुछ सिखाना ही पड़ता है, बट नहीं नहीं यार, अच्छी बात है। और वैसे भी शाम हो रही है, इतने छोटे से बच्चे को लेकर तुम इतनी रात गए, घर कैसे वापस जाओगी? जाओ जाओ, तुम अपने घर जाओ। आई एम सॉरी। चलो रोहन बेटा। बेटा, ये सब कुछ मेरी वजह से ही है। आज अगर जिस लड़की को मेरे बेटे ने पसंद किया था उसी से मैंने इसकी शादी करवा दी होती, तो आज मेरे बेटे के भी इतना बड़ा ही बेटा होता, सब कुछ जिंदगी में इसके अच्छा चलता। सारी गलती मेरी ही है। आज मेरा बच्चा औलाद के लिए कितना तरस रहा है, परिवार के लिए कितना तरस रहा है, सारी गलती मेरी ही है। मैंने अपने हाथों से ही अपने बेटे का घर उजाड़ दिया। तो आंटी, अभी भी बात बिगड़ी कहाँ है? अभी भी आप सब कुछ सही कर सकती हैं। क्या अभी भी मैं सब कुछ सही कर सकती हूँ? वो लड़की अभी भी कहीं है? तो मुझे बता दो बेटा, मैं अपने रोहन की शादी इस लड़की से करवा दूंगी, तो मुझे उसका पता दे घर का। तू जा यहाँ से, मैंने तुझे बोला ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तू जा यहाँ से। अरे यार, अब बस बहुत हो गया।
इधर तू रो रहा है, तू तड़प रहा है, उधर वैभवी भाभी रो रही है, वो तड़प रही है। ऐसे तुम लोगों के जीने से क्या फायदा? एक बात ही तो है, आपस में हो जाने दो। अगर बात संभली तो सब कुछ ठीक, और अगर नहीं संभली तो पूरी तरह से तुम दोनों कम से कम एक दूसरे से अलग तो हो जाओगे। इस तरह से जीने से क्या फायदा? एक उम्मीद के सहारे भाभी जी रही है, एक उम्मीद के सहारे तू जी रहा है। ऐसी जिंदगी भी कोई जिंदगी हुई क्या? भाभी? हाँ आंटी जी, वैभवी भाभी, जिससे आपके बेटे ने शादी की है। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, इनके एक और बेटा भी है, और उसका नाम चिंटू है। वो भी लगभग 6 साल का ही होगा। आंटी जी, आपने वाकई में मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। वह वैभवी के साथ बहुत खुशी से रह रहा था, पर आप लोगों की जान बचाने के लिए उसे सरपंच की बेटी उस रति से शादी करनी पड़ी। उधर वैभवी भाभी आज तक उसका इंतजार कर रही है, और ये उनके सामने नहीं जा रहा है। ये सोचकर कि इसने अलग शादी की, ये बात ये वैभवी भाभी को कैसे बताएगा? और ये दोनों एक दूसरे से अलग रहकर रो रहे हैं, पर एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। क्या? और एक बात आपको बता दूं आंटी जी, आपके बेटे की कोई नौकरी नहीं गई थी, उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। पर वैभवी भाभी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए इसने वो नौकरी भी छोड़ दी। जिंदगी भर दूसरों के लिए त्याग करता हुआ ही आया है, और अब अंत में ये सुखी न रहे तो इसे दुखी देखकर ना मुझे बहुत दुख होता है। आंटी, इसने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अब बारी आप लोगों की है। देखा बूढ़ा, देखा तुमने, तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। इकलौता बेटा था हमारा, तुमसे हमेशा कहता था दाल रोटी खाओ सुकून से रहो, पर तुमसे न रहा गया ना। तुम्हें अपना पक्का घर चाहिए था, सरपंच से रिश्तेदारी चाहिए थी, पावर पैसा ये सब दिख रहा था ना तुम्हें। देखो आज ना हमारे पास पावर है ना पैसा है, और मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। देखो तुमने मेरे बेटे को क्या से क्या बना दिया। आप सही कह रहे हैं जी, आज मेरी समझ में आ गया। रुपए पैसा धन दौलत पावर कुछ भी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है तो सिर्फ अपने घर वालों का प्रेम, अपने बेटे की खुशी। और मैं अपने बेटे की खुशी के लिए ना अब सबसे बड़ा कदम उठाऊंगी। आज तक मैंने अपने बेटे को जिंदगी भर दुख ही दिया है, अब मैं इसे खुशियां दूंगी। मैं इसकी जिंदगी में इसकी वैभवी इसके बेटे को वापस लेकर आऊंगी। जो कुछ मेरी वजह से इसने खोया है मैं इसे लौटाऊंगी। इस सबके लिए ना अगर मुझे वैभवी के कदमों में गिर कर माफी मांगनी पड़ी ना तो मैं मांगूंगी। अपने करने की सजा मैं अपने बेटे को नहीं भुगतने दूंगी। हाँ, मेरे बेटे ने दूसरी शादी की, पर वो सब कुछ मेरी वजह से, मैंने इसे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैं वैभवी को सारी सच्चाई बताऊंगी। मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगी और अपने पोते को अपने पास रखूंगी। उसे दादी का प्यार दूंगी। जिन सब चीजों से मेरी वैभवी और मेरा पोता हमेशा वंचित रहा ना, उन्हें वो सारी सुख दूंगी मैं। बेटा संकेत, तुम हमें वैभवी के पास ले चलो, हम उससे मिलना चाहते हैं। बहू है हमारी, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ और अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। एक बार स्वर्ग सिधारने से पहले अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ मैं। क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि तुम मुझे सच्चाई नहीं बता पाए? तुम मुझे पहले भी मिल सकते थे ना, मुझे सच्चाई बता सकते थे ना। तुम्हारा मैंने इतने सालों तक इंतजार किया, तो क्या मैं तुम्हारी बात ना सुनती? वैभवी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम्हें धोखा दिया, दूसरी शादी की। मुझे माफ कर दो। मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारे बगैर मैं इतने सालों तक कैसे रहा वैभवी। सच मानो, मैंने एक एक पल बहुत मुश्किल से काटा है। मैं कभी भी रति से शादी नहीं करना चाहता था, वो मेरी सिर्फ एक मजबूरी थी। हाँ बहू, माफ कर दे मेरे बेटे को। ये सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए, मेरी वजह से ही तुम दोनों मिलकर भी नहीं मिल पाए। मैंने ही अपने बेटे को मजबूर किया सरपंच की बेटी से शादी करने को। मेरी आंखों पर इस समय पावर और पैसे का नशा चढ़ा हुआ था। मैंने अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। बहू, मुझे माफ कर दे। पापा जी, मम्मी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बेटी को बहुत रुलाया है। मैं वादा करता हूँ अब आइंदा से आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मी, क्या वो मेरे पापा है? हाँ बेटा, वो तुम्हारे पापा हैं और ये तुम्हारे दादा दादी हैं। प्रणाम दादाजी, प्रणाम दादी जी, प्रणाम पापा। अरे मेरे लाल, मेरे चिराग, तुझे अपनी आंखों के सामने मैं बड़ा होते हुए नहीं देख पाई। अपने लालच में आकर मैंने कितना कुछ खो दिया। तेरे तेल लगाती, तुझे धूप सिखाती, कितना कुछ भूल गई मैं, कितना कुछ नहीं कर पाई। अपनी दादी को माफ कर दे बेटा। बहू, मैंने गलती की है। मैंने तुमसे तुम्हारा परिवार छीना है, तुम्हारे पति को छीना है। मुझे तुम हो सके तो माफ करना। तुम्हारे पति को तुम्हें सौंप कर अब हम लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं। भाई साहब, बहन जी, हो सके तो हमारे बच्चों का ख्याल रखिएगा।
हमने जो गलती की है उसकी सजा आप हमारे बच्चों को मत दीजिएगा। मेरा बेटा निर्दोष है, वो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। भाई साहब, आपके बेटे ने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे लगता था कि वो लालची है और वो कभी लौटकर मेरी बेटी के पास वापस नहीं आएगा, पर आज आपके बेटे ने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं एक बात तो जान चुका हूँ कि मेरी बेटी ने हीरा चुना था। वाकई में मैं समझ नहीं पाया उसे। बस जो इंसान अपने माँ बाप के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है, वो मेरी बेटी के लिए भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। वो मेरी बेटी को भी खुशी रखेगा और सुखी रखेगा और अपने बच्चे से भी बहुत प्यार करेगा। वो इंसान अपने परिवार का सबसे सगा है। ये तो मैं भी जान चुकी हूँ कि मैंने जो समझा था गौतम के विषय में वो गलत नहीं है। गौतम अपने आसपास वालों का, अपने परिवार का बहुत ही ख्याल रखता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे उसने मेरी बेटी की और अपने बेटे की जान बचाने के लिए इतना कुछ किया। और इतना कुछ सहा भी उसने। हाँ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने मेरे बच्चे को समझा। अब हम चलते हैं। रुकिए माँ जी, कहाँ जाएगी आप? ये हमारा ही घर है, आपके बेटे का घर है। इन्होंने बहुत ही मेहनत से ये घर बनाया था अपने परिवार के लिए। आप ये घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? पर बहू, मैं तेरी सास कहलाने के काबिल नहीं हूँ बेटा। मैंने तुझसे 5 साल तक तेरी सारी खुशियाँ छीन ली। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। मुझे अपने पोते और अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं वहीं गांव में रोटियां सेक कर चूल्हे पर बनाकर खाकर और मर जाना चाहती हूँ। अब मैं तुम लोगों के साथ रहने लायक नहीं हूँ बेटा। ऐसा मत बोलिए माँ जी। जो कुछ भी हुआ वो परिस्थितियों की गलती थी। परिस्थितियों से ही सारी स्थितियाँ बिगड़ती चली गई। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हाँ, मानती हूँ कि आपने लालच की थी, पर समय आने पर आपने अपने बेटे की खुशियाँ भी तो चुनी थी। हाँ, ये बात तब की थी कि तब देर हो चुकी थी। पर माँ जी, आप मेरे पति की माँ हैं, मेरे लिए मेरी माँ समान है और आपको अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। अब आप हमें छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं? अभी तो आपने कहा कि आपने बहुत कुछ खो दिया। अपने पोते को अपनी आंखों के आगे बड़ा होता हुआ देखना चाहती थी। अपने पोते को तेल लगाना चाहती थी, तेल मालिश करना चाहती थी, धूप सिखाना चाहती थी, मुझे अपने हाथों का अचार खिलाना चाहती थी। तो ये सब कुछ अभी भी तो हो सकता है ना। आप अब हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं? माँ जी, 5 साल तक मेरा परिवार अधूरा रहा। अपने बेटे के साथ एकाकी जीवन काटा है मैंने। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, अपने सास ससुर के साथ, अपने पति के साथ, अपने बेटे के साथ। ये सुख मुझसे मत छीनिए माँ जी। अगर आप लोग यहाँ से चले गए तो भले ही गौतम मेरे साथ रहे, पर इनका आधा दिल ना आप लोगों के साथ गाँव चला जाएगा और मैं ये अब नहीं चाहती। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार एक साथ रहे। हाँ दादी, मुझे छोड़कर मत जाओ ना, यही रहो ना हमारे साथ। अरे मेरे लाल, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जा ही पाऊंगी बेटा। मेरा तो सिर्फ शरीर जा रहा था, आत्मा तो मेरी यही तुम लोगों के साथ ही रहने वाली थी। चलिए माँ जी, फिर सब कुछ ठीक हो गया। अब आपको यहीं रहना है। आप और पिताजी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर आपके बेटे का है और हमने बहुत ही प्यार से बनाया है और इस घर में हमारा परिवार रहेगा। बहू तो कितनी अच्छी थी और मैंने तेरे साथ कितना गलत किया। मैं इस बात के लिए अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ जी, अब सब कुछ अच्छा हो गया है। अब आप अपने परिवार में रहिए और खुशियाँ मनाइए। बीती बातों को याद करके दुखी होने से और अपने आप को जलाने से कोई फायदा नहीं है। इतना सब कुछ होने से एक बात तो मैं जान गई हूँ, जबरदस्ती से और पैसे और पावर के चाह में कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। रिश्ते बनते हैं तो सिर्फ प्रेम से, प्रेम में सब कुछ समर्पित करने से। मैंने बहुत बड़ी गलती की और उसकी वजह से ही सब कुछ बिगड़ गया और मेरे बेटे और मेरी बहू की वजह से ही सब कुछ मुझे वापस से मिल गया। बेटा, मैं तुम दोनों की हमेशा गुनहगार रहूंगी। अरे माँ जी, अब जाने भी दीजिए। चलिए, मैं ना गरम गरम से पकौड़े बनाती हूँ और साथ में बनाती हूँ चाय, और हम देखते हैं कोई बढ़िया सी मूवी और करते हैं इस दिन को एंजॉय। ओहो, वाह 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 वाह, मेरी पत्नी भी शायर हो गई है। हेलो दोस्तों, मुझे भूल तो नहीं गए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं जो शुरुआत से लेकर अंत तक इस कहानी में असली हीरो था,
मैंने अपने दोस्त का पूरा साथ दिया और इसकी ज़िंदगी बनाने की पूरी कोशिश की। इसके बाद मेरे दोस्त ने एक अच्छी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली, क्योंकि सरकारी नौकरी तो वो खो चुका था, पर उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली और 1 साल बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी भी हो गई और उसका बहुत ही अच्छा सा परिवार चला। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें ज़रूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतज़ार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे कल के वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।